साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। साथियों इस वीडियो में हम संख्या पद्धति नंबर सिस्टम को ऐसे बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं कि आपको भूलना मुश्किल हो जाएगा, अर्थात पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वैसे तो यह टॉपिक प्रायः सभी कंपटीशन एग्जाम, चाहे वो नेशनल स्तर का हो, चाहे आपका राज्य का पेपर हो जिसमें मैथ्स का सिलेबस होता है, उसमें नंबर सिस्टम रहता ही है। लेकिन फिलहाल अभी हम मंडी उपनिरीक्षक व सहायक शिक्षक के सिलेबस में यह टॉपिक है, संख्या पद्धति है और इससे क्वेश्चन हमेशा बनते देखा है। तो चलिए इसे हम शानदार तरीके से समझते हैं। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, जिसमें सबसे पहले हम इसके अंकों का विभाजन देखते हैं। संख्या पद्धति को, नंबर्स को दो पार्ट में मुख्य रूप से बांटा गया है। एक वास्तविक संख्या जिसे रियल नंबर कहते हैं, दूसरा है काल्पनिक संख्या, तीसरी जो मिश्रित संख्या है उसे भी समझेंगे। वास्तविक संख्या जिसे संख्या रेखा में प्रदर्शित किया जा सकता है उसे हम वास्तविक संख्या रियल नंबर कहते हैं। संख्या पद्धति आप सभी जानते होंगे, जिसमें जो है इधर जीरो और राइट साइड होता है धनात्मक संख्याएं और लेफ्ट साइड रहता है ऋणात्मक संख्याएं। तो इसमें जो है ये अनंत तक जाती है, ये अनंत तक जाती है। कहने के लिए तो इसे आप कहेंगे कि यह पूर्णांक संख्याएं हैं, लेकिन इसमें जो है 0 से 1 के बीच अनंत रियल नंबर्स होते हैं। याद रखिएगा, वास्तविक संख्याएं होते हैं जो दशमलव में होते हैं, जो रूट संख्याएं भी हो सकती है। ये सभी, अर्थात जिसे संख्या रेखा में प्रदर्शित किया जा सके उसे वास्तविक संख्याएं कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं। और जिसे संख्या रेखा में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता उसे काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। ऐसा कहा जा सकता है कि इसे जो है कल्पना किया गया है, इसका कोई वास्तविक जो है इसका अस्तित्व नहीं है। याद रखिएगा, इसे हायर मैथमेटिक्स के लिए बनाया गया है। जो देखा जाए तो आपको हायर मैथमेटिक्स में ही दिखाई देता है काल्पनिक संख्याएं। और मिश्रित संख्याएं उसे कहेंगे जो वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं से मिलकर बना है। तो आप सभी जानते होंगे, यदि हायर मैथमेटिक्स पढ़े होंगे, कि आई आयोटा जो होता है उसका मान होता है √-1 और इसे काल्पनिक संख्या माना गया है। i² बराबर -1, आई की पावर 4, आयोटा की पावर 4 बराबर 1 होता है। इसे हम वैसे तो हायर मैथमेटिक्स में 11th 12th से हम देखना शुरू कर देते हैं, जो कि देखा जाए तो जितना बड़े क्लास जाते जाएंगे एमएससी लेवल में इसका बहुत ज़्यादा, एमएससी लेवल में तो आपको इसको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का आपका बुक अलग से मिल जाएगा जो पूरा इसी पर है। तो हमें उसमें नहीं जाना है, काल्पनिक संख्याएं में हमें तो पढ़ना है वास्तविक संख्या, जो कि इसी से क्वेश्चन बनता है हमारे जो है इस ग्रेड के पेपरों के लिए। और वास्तविक संख्या को भी दो भागों में बांटा गया है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। जिसे पहला परिमेय संख्या जिसे रेशनल नंबर्स भी कहते हैं, अपरिमेय संख्या जिसे इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, और P/Q के रूप में लिखा जा सकता है जहां Q जो है अर्थात नीचे 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 0 नीचे में हो जाएगा तो वो तो अनडिफाइन हो जाता है। ऊपर 0 हो सकता है लेकिन नीचे 0 नहीं होनी चाहिए, ये हो सकता है ये नहीं होनी चाहिए, इसलिए यहाँ कहा गया है Q ≠ 0। क्योंकि अगर नीचे डिनोमिनेटर अर्थात हर में 0 हुआ तो वो उसका उत्तर हो जाता है अनडिफाइन, अर्थात उसे डिफाइन नहीं किया जा सकता। तो देखा जाए तो परिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, चाहे वह कोई भी पूर्णांक संख्याएं हो, वो सभी को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, चाहे वो ऋणात्मक संख्याएं हो, चाहे 0 को 0/1 के रूप में, अर्थात ये P/Q इसे भी लिखा जा सकता है। वही धन पूर्णांक में जितने भी 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं हैं वो सभी को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। इसलिए देखा जाए तो परिमेय संख्या के भाग में आपको पूर्णांक संख्याएं जिसमें ऋणात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं और शून्य तीनों शामिल होते हैं, और वही ऋण संख्याएं जिसमें नेगेटिव नंबर्स, पूर्णांक संख्या को भी क्योंकि 3 भागों में बांटा गया है, ऋणात्मक संख्याएं और शून्य, और वो धन पूर्णांक जिसे हम प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं जो 1 से लेकर अनंत तक जाती है। वही पूर्ण संख्या की बात करें तो शून्य और धन पूर्णांक, अर्थात देखा जाए तो शून्य को शामिल करके प्राकृतिक संख्याओं को शून्य के साथ शामिल कर दिया जाता है तो वो पूर्ण संख्याएं कहलाती है। ये भी अनंत तक जाती है, शून्य से शुरू हो गया तो वो पूर्ण संख्याएं कहलाएगी। और प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से शुरू होती है?
एक से शुरू होती है, अनंत तक जाती है, अर्थात प्राकृतिक संख्याएं उसे कहते हैं जिसे हम गिनती के लिए उपयोग करते हैं, जो हमें दिखाई देता है, जिसे हम बता सकते हैं कि एक आम है, एक कोई भी एक आम है, दो आम है, तो उसे हम दिखा सकते हैं। अर्थात हम इसलिए जीरो को प्राकृतिक संख्या नहीं कह सकते क्योंकि हम नहीं दिखा सकते कि जीरो आम है, यहाँ पर जीरो आम है, क्योंकि वो सिर्फ देखा जाए तो वो हम गणित में जीरो का महत्व सिर्फ हम घटाते हैं, तब के लिए उपयोग करते हैं कि सेम संख्याओं को यदि आपस में घटाया जाए तो उसका उत्तर शून्य आ जाता है। लेकिन प्राकृतिक संख्याएं जो हमें दिखाई देती है, जो हमारे भौतिक रूप से हम जिसे कोई भी वस्तुओं से डिनोट कर सकते हैं, गिनने के लिए उपयोग करते हैं, तो ये प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है, जिसे जो एक से शुरुआत होती है। अब प्राकृतिक संख्याएं में भी देखा जाए तो प्राकृतिक संख्याओं को भी बांटा गया है, जिसे हम आगे बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। उससे पहले हम वास्तविक संख्या के जो दूसरा प्रकार है अपरिमेय संख्याएं, उसे भी समझ लेते हैं, जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। याद रखिएगा, जिसमें जितने भी रूट जिसका मतलब देखा जाए तो जिसका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते, अर्थात परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब जैसे कि 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है जिसका वर्गमूल 2 आता है, 9 पूर्ण वर्ग संख्या है जिसका वर्गमूल 3 आता है, तो इसे हम पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं, याद रखिएगा। और इसका वर्गमूल निकाला जा सकता है। और ऐसे संख्याएं जिसका वर्गमूल तो निकाला जाता है लेकिन पॉइंट में आता है, जो कभी टर्मिनेट नहीं होता, अर्थात वो दशमलव में आगे जाते जाता है, जैसे कि √2, √3, √5, जितने भी देखा जाए तो जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है वो सभी जो है अपरिमेय संख्या की श्रेणी में आते हैं। पाई भी जो है आपको अपरिमेय संख्या कहलाता है, याद रखिएगा। यहाँ एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि 22/7 है, इसे जो है परिमेय संख्या में रखा गया है, क्योंकि ये 22/7 पाई का मान नहीं है। इसे तो हम गणित को सरल तरीके से हल करने के लिए हम मान लेते हैं पाई का मान 22/7, लेकिन एक्चुअल में मान जो है 3.141, अर्थात वो कभी टर्मिनेट नहीं होता। आप कई जो है इसमें साइंटिस्ट या गणितज्ञ बहुत सारा पेज भर चुके हैं इनका निकालते कि कभी तो टर्मिनेट होगा या कितने अंक तक निकाल सकते हैं, तो पाई कभी टर्मिनेट नहीं होता। इसलिए पाई को भी अपरिमेय संख्या इर्रेशनल नंबर में रखा गया है, और 22/7 जो कि यह p/q के रूप में लिखा गया है और ये परिमेय संख्या में है, और 22/7 जो कि पाई का पूर्ण रूप से वास्तविक मान नहीं है। इसे हम अपने सहूलियत के लिए, गणित को सॉल्व करने के लिए एक जो है अनुमानित मान पाने के लिए 22/7 मान लेते हैं। तो ये रही, देखा जाए तो आपका एक बार और देखें तो संख्या को 2 भागों में बांटा गया है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, जिसमें वास्तविक संख्या को भी 2 भागों में बांटा गया है, परिमेय और अपरिमेय, जिसमें परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है और अपरिमेय संख्या को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जो कभी टर्मिनेट नहीं होता। जो भाग देते जाओगे तो भी वह उसका लास्ट संख्या नहीं मिलता दशमलव के बाद जो है, अर्थात इसे अशांत दशमलव कहा जा सकता है, नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग इसे कहा जा सकता है। और उसी में परिमेय संख्या के प्रकार में पूर्णांक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, ये सभी आता है। यहाँ तक कि प्राकृतिक संख्याएं के भागों की बात करें तो इकाई संख्या जिसमें केवल 1 होती है, और अभाज्य संख्याएं जिसका केवल 2 फैक्टर होती है। फैक्टर मीन्स जो है गुणनखंड जिसके 2 ही भाजक होते हैं, 2 और 1, और वह स्वयं संख्या, उसे हम अभाज्य संख्या की श्रेणी में रखते हैं। भाज्य संख्या जिसमें 2 से अधिक भाजक होते हैं, गुणनखंड होते हैं, उसे हम भाज्य संख्या की श्रेणी में रखते हैं। विषम संख्या जिसमें देखा जाए तो 1, 3, 5, 7 ये आपके इकाई में मिलता है, 1, 3, 5, 7, 9, ये सभी इकाई में यदि मिले तो वो विषम संख्याएं कहलाती है। और सम संख्याएं जिसके इकाई में 2, 4, 6, 8 और यहाँ तक कि शून्य भी कह सकते हैं, 0, 2, 4, 6, 8 इस प्रकार आपको इकाई में दिखाई देगा, तो वो सभी सम संख्याएं कहलाती है, जिसे हम आगे और डिटेल तरीके से समझेंगे। वही सह अभाज्य संख्याएं भी पूछा जाता है, तो सह अभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर्स उसे कहेंगे जिसका HCF निकालेंगे, अर्थात महत्तम समापवर्तक निकालेंगे, तो उसका जो है 1 ही आएगा, अर्थात 2, 3, 3, 4,
3, 5, 6, 7 यह सभी सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है, क्योंकि इनको जो है डिवाइड करने वाले सिर्फ एक के अलावा कोई दूसरा संख्या इसको डिवाइड नहीं कर सकता दोनों को, तो इसलिए इसका महत्तम समापवर्तक 1 आता है, तो इसे हम सह अभाज्य की श्रेणी में रखते हैं। वही जुड़वा अभाज्य संख्या की बात करें, ट्विंस प्राइम नंबर्स, तो इसमें देखा जाए तो जुड़वा अभाज्य संख्या लगातार जो अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या जैसे कि देखा जाए तो यहाँ आपको 3, 5, 5, 7 और 11, 13 जो लगातार मतलब अभाज्य संख्या होते हैं उसे जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3 के बाद 4 तो भाज्य आ जाता है, 5 तो ये आपका जुड़वा हो जाएगा, 5, 7 भी और 11, 13 और तो इसी प्रकार के इसे जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। वही रियल नंबर्स में वास्तविक संख्याएं बस को समझिएगा, तो इस तरीके से वास्तविक संख्याओं को 2 भागों में अभी ऊपर देखे भी हैं, तो और अच्छे तरीके से समझने के लिए अपरिमेय संख्याएं जो रूट फॉर्म में होते हैं, पाई होते हैं, ई भी होता है, और ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं, अशांत अनावर्ती दशमलव होते हैं, इसलिए इसे अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। इसे P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। वही परिमेय संख्याओं को P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जिसके प्रकार में देखा जाए तो पूर्णांक होते हैं जिसमें पूर्ण संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं होते हैं जो प्राकृतिक संख्याओं के विपरीत होते हैं, और पूर्ण संख्या को भी 2 भागों में बांटा गया है, प्राकृतिक संख्याएं और शून्य, और इसमें प्राकृतिक संख्या को भी जो है इन भागों में बांटा गया है, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, और इसमें जो है अपूर्णांक, क्योंकि परिमेय संख्याओं को 2 भागों में बांटा गया है, पूर्णांक और अपूर्णांक, जिसे गैर पूर्णांक संख्याएं भी कहते हैं, जो 2 प्रकार के होते हैं। एक शांत दशमलव, जिसे कुछ बाद अगर भाग देते जाते हैं तो वो टर्मिनेट हो जाता है, अर्थात जैसे कि 3/4 में यदि हम भाग देंगे 4 का 3 में, तो पहले तो 0 बार जाएगा, फिर दशमलव लगाएंगे तो ये 30 हो जाएगा, तो 4 सत्ते 28, फिर 2 बचेगा, फिर दशमलव लगाएंगे तो 20 और 4 पंचे 20, अर्थात ये पूरा दशमलव लगाने के बाद पूरा भाग चला जाता है। कुछ 2-3 स्टेप या 4-5 स्टेप के बाद टर्मिनेट हो जाता है, तो वो शांत दशमलव कहलाता है। और आवर्ती दशमलव, कुछ संख्याएं आवर्ती होती है जो रिपीट होते जाता है, तो इसे भी जो है परिमेय संख्या की श्रेणी में रखा जाता है, जैसे कि 1/3 होता है। यदि आप इसे भाग देते जाएंगे तो ये दशमलव तो लगेगा शुरू में, फिर ये 10 हो जाएगा, तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, ये जो है रिपीट होते जाएगा, तो इसे हम 0.3 बार के रूप में लिख देते हैं जो रिपीट होते जाता है, तो इसे भी जो है परिमेय संख्या की श्रेणी में रखा जाता है। परिमेय संख्या की श्रेणी में उसे नहीं रखेंगे जो न तो रिपीट होगा और न ही शांत होगा, अर्थात देखा जाए तो वो कभी टर्मिनेट नहीं होगा, जैसे कि पाई के मान में जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते हैं उनका रूट, ये सभी का मान कभी प्राप्त नहीं होता, वो दशमलव में आगे संख्याएं प्राप्त होते जाते हैं, चाहे जितना कोशिश कर लिए, जितने बार भाग देते जाएंगे तो उसे अपरिमेय संख्या की श्रेणी में रखा जाता है। वही आगे देखें अब अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या के केवल 2 भाजक या 2 गुणनखंड होते हैं। तो याद रखिएगा अभाज्य संख्या, जैसे कि 1 गिनती से शुरू करें प्राकृतिक संख्याओं से, तो 1 को न तो भाज्य की श्रेणी में रखा गया है, न तो भाज्य की श्रेणी में और न ही अभाज्य की श्रेणी में, याद रखिएगा, क्योंकि भाज्य अभाज्य होने के लिए, अभाज्य या प्राइम नंबर होने के लिए कम से कम 2 फैक्टर होनी चाहिए, याद रखिएगा। 2 फैक्टर अनिवार्य रूप से अभाज्य के लिए, याद रखिएगा, न इससे कम न इससे ज़्यादा। अगर सिर्फ किसी संख्या का 2 ही फैक्टर है, 2 ही गुणनखंड है, गुणनखंड उसे कहते हैं जिससे उस संख्या में जो है भाग देने पर वह पूरा भाग चला जाता है। जैसे कि देखा जाए तो 1 को न तो भाज्य बोला गया है न अभाज्य, और 2 की बात करें तो 2 में 1 का भाग चला जाता है, 2 का भाग चला जाता है, और 3 में 1 और 3 का, तो देखा जाए तो इसमें सिर्फ 1 का जाता है और खुद स्वयं संख्या का, 3 में भी 1 और 3 का जाता है। इसी प्रकार 4 में देखें तो 4 में 1 का भी भाग जाता है, 2 का भी और स्वयं 4 का। तो यह जो है देखिए इसमें 2 से अधिक फैक्टर प्राप्त हुआ, गुणनखंड प्राप्त हुआ, तो इसे भाज्य की श्रेणी में रखा गया है, न कि अभाज्य श्रेणी में। तो अभाज्य के लिए याद रखिएगा केवल 2 ही गुणनखंड हो तो उसे हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं, प्राइम नंबर्स कहते हैं, याद रखिएगा। ये रही परिभाषा। उसमें देखा जाए तो विभिन्न सीमाओं में
आपको पूछा जाता है कभी कभी डायरेक्ट, तो इसे याद रखेंगे तो आसानी से आपको, वैसे तो आप निकाल के भी इसको जान सकते हैं कि 1 से 10 तक की संख्याओं के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो पहला तो अभाज्य संख्या 2 है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद आपका तो सीधा 10 के बीच में, तो 9 तो भाज्य में आ जाता है, 10 भी भाज्य में, तो 4 संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्याएं हैं। इनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। सबसे छोटा अभाज्य संख्या पूछा जाएगा तो 2, और सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या, क्योंकि केवल या फिर केवल एक ही सम संख्या है जो केवल अभाज्य संख्या है, याद रखिएगा। 2 ही एक ऐसा सम संख्या है जो अभाज्य संख्या, इसके अलावा कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। तो ये भी यूनिक है, याद रखिएगा, पूछा जाता है। तो 1 से 10 तक के संख्याओं के बीच कितने अभाज्य संख्याएं होती है? 4। 1 से 20 तक में 8 अभाज्य संख्याएं होती है। 1 से 50 तक पूछा जाएगा तो 15। वही 1 से 75 तक में 21। 1 से 100 तक के, ये ज़्यादातर पूछा जाता है, 1 से 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 25। और 1 से 200 तक के बीच में 46। 1 से 500 के बीच में 95। और 1 से 1000 तक के बीच में 168। तो इसे आप स्पेशली याद रखेंगे, क्योंकि यदि मान लो डायरेक्ट पूछ दिया जाता है कि 1 से 1000 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो आपको निकालने की ज़रूरत नहीं होगी 168। तो इसे टेबल के रूप में, थोड़ा ज़्यादा इसको बहुत ज़्यादा नहीं है तो इसे याद रख सकते हैं। तो 168 अभाज्य संख्याएं होती है, और 1 से 100 के बीच में 25, ये ज़्यादातर पूछा जाता है। वही देखा जाए तो इसमें जो वन लाइनर फैक्ट में देखें तो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, और 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या भी है। एक न तो भाज्य है और न अभाज्य, इसे दोनों में हम नहीं शामिल किए हैं, याद रखिएगा, क्योंकि इसके केवल स्वयं एक ही फैक्टर होता है, एक बस एक का ही भाग जाता है, और अभाज्य होने के लिए कम से कम 2 या अधिक से अधिक 2, केवल 2 ही अभाज्य संख्या चाहिए। तो चूंकि इसमें एक ही है तो एक को न अभाज्य रखा गया है न भाज्य। वही 2 और 3 लगातार अभाज्य संख्याएं हैं, याद रखिएगा। 2 और 3 मात्र ऐसे अभाज्य संख्याएं हैं जो लगातार हैं, बाकी जो है अंतराल में मिलेगा आपको। 2 के अलावा सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं, ये भी याद रखिएगा। 2 ही एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है। अभाज्य संख्याएं भी अनंत तक होती है। प्रत्येक संयुक्त संख्या को अभाज्य गुणनखंड में लिखा जा सकता है। प्रत्येक भाज्य संख्या को, याद रखिएगा, अभाज्य गुणनखंड में लिखा जा सकता है। जैसे कि भाज्य संख्या कौन सा है? 4 है, तो 4 के जितने भी फैक्टर होंगे 1 के अलावा 2 और 1, 2 और स्वयं 4, तो इसे, ये तो उसका फैक्टर हो गया, लेकिन अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है, ऐसा कहा गया है, मतलब इसे गुणा के रूप में। जैसे 4 को 2 गुणा 2, तो यह 2 2 दोनों क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। वही मान लो 9 में देखेंगे तो 9 में 3 गुणा 3। अगर 10 में बात करेंगे तो 10 में 2 गुणा 5। तो ये सभी जो गुणा के रूप में लिखते हैं उसमें केवल अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो इसलिए यहाँ बोला गया है। जिन 2 अभाज्य संख्याओं का अंतर 2 होता है उन्हें ट्विन्स प्राइम कहते हैं। एग्जाम्पल 11 और 13। तो इसके पहले वाले स्लाइड में भी देखे थे कि जिन 2 अभाज्य संख्याओं का अंतर केवल 2 होता है, ज़्यादातर तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन 11 और 13 है जैसे कि, और एक 17 और 19 भी है, याद रखिएगा। ये भी ट्विन्स प्राइम नंबर है, याद रखिएगा। इनके बीच भी अंतर क्या है? सिर्फ 2 है, और 17 भी प्राइम नंबर है, 19 भी, क्योंकि इनके भी केवल 2 फैक्टर आपको मिलेगा, गुणनखंड मिलेगा। वही अगला बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 3 से बड़ी प्रत्येक अभाज्य संख्या 6n ± 1 के रूप में लिखी जाती है। आइए इसे समझते हैं। 6n ± 1 कैसे? मान लो हम n के जगह में 1 रखते हैं। कितना रखते हैं? 1। तो हमें प्राप्त होगा, ये एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे, तो 6 ब्रैकेट में 1 रख के एक बार माइनस रखते हैं, तो प्लस वाले में क्या आता है? ये 6 × 6 + 1 करेंगे तो ये 7 आ जाएगा, तो 7 भी प्राइम नंबर है। और अगर माइनस करेंगे तो 6 × 6, 6 में 1 घटाएंगे तो 5, तो दोनों क्या है? प्राइम नंबर है। तो इस सूत्र से आप चेक कर सकते हैं कि यदि 2 रख के देखेंगे तो 2 में कितना आता है? तो 6 दूनी 12 और 1 13, और माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 दूनी 12 में 1 घटाएंगे तो 11। तो ये दोनों, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। अर्थात 3 से बड़ी जितने भी इस सूत्र से निकाल के देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? प्राइम नंबर ही
मिलेगा। तो इस सूत्र के माध्यम से भी आप प्राइम नंबर पता कर सकते हैं। वही अभाज्य संख्याएं संख्या पद्धति का महत्वपूर्ण भाग है, याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न लगातार बनते देखा है। अब हम देखने वाले हैं भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स। भाज्य संख्या में देखें तो जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड फैक्टर्स होते हैं उसे भाज्य संख्या कहते हैं। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है, याद रखिएगा। जैसे कि हम निकालते जाते हैं तो अगर अभाज्य संख्या में पूछा जाता है तो 2 सबसे छोटी है, लेकिन भाज्य संख्या में पूछा जाता है सबसे छोटी भाज्य संख्या तो आपका 4 है, याद रखिएगा। और एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य, इससे पहले भी समझे हैं। सभी सम संख्याएं 2 को छोड़कर भाज्य संख्याएं होती हैं, याद रखिएगा। 2 को छोड़कर सभी सम संख्याएं जिसके भी इकाई में आपको 0, 2, 4, 6, 8 ये मिलेगा वो सभी भाज्य संख्याएं हैं, याद रखिएगा। और 9 जो है सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है। विषम भाज्य संख्या सबसे छोटी पूछा जाएगा तो 9 है। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसे ऊपर अभी समझे भी थे कि कैसे, कि मान लो 12 है तो 12 को हम कैसे लिखते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3। तो ये एक भाज्य संख्या है जिसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, इस वाक्य कहने का मतलब है। वही बात करें भाज्य संख्याएं भी अनंत होती हैं। भाज्य संख्याओं में कम से कम 3 गुणनखंड होने चाहिए, याद रखिएगा। 3 से यदि कम है तो वो आपको अभाज्य संख्या की श्रेणी में आएगा। वही उदाहरण की बात करें तो 4 से शुरू होकर 6, 8, 9 और यह जो है अनंत तक जाती है भाज्य संख्याएं। 100 तक की भाज्य संख्याओं में कुल 74 भाज्य संख्याएं होती है, कंपोजिट नंबर होती हैं। 100 तक की संख्याएं में 1 से 100 तक की संख्याओं में 74 भाज्य संख्याएं, 1 से 200 तक की 153 और 1 से 1000 तक में 831 जो है भाज्य संख्याएं होती है। जबकि अभाज्य संख्या में 1 से लेकर 1000 के बीच कितने देखे हैं, 168। और वही 1 से 100 तक के बीच में अभाज्य संख्या 25 देखे थे। तो इन सभी फैक्ट को याद रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन बनता है। और छोटे छोटे सीमा में देखें तो 1 से 10 तक की संख्याओं के बीच कुल कितने भाज्य संख्याएं होती हैं, तो 5 होती है। 4, 6, 8, 9, 10, 1 से 10 तक में ना। और वही अभाज्य संख्या 4 देखे थे। 1 से 20 तक में कुल कितने होते हैं, 11। 1 से 50 तक में कुल 34 भाज्य संख्याएं और 1 से 100 तक के संख्याओं में कुल 74 भाज्य संख्याएं होते हैं। 1 से 200 तक में कुल 153 और 1 से 500 तक में कुल 404 और 1 से 1000 तक में 831। लेकिन यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यदि 1 से 50 तक के बीच पूछा जाता है तो 33 भाज्य संख्याएं होंगी। अगर तक पूछा जाता है तो 34, और अगर बीच में पूछा जाता है क्योंकि 50 उसमें शामिल नहीं होगा तो 33 हो जाएगा। तो तक और बीच इन दोनों चीज़ को याद रखिएगा साथियों। 1 से 10 तक में पूछा जाएगा तो 5 होगा, और 1 से 10 के बीच कुल कितनी भाज्य संख्याएं हैं, तो 4 ही होगा। तो तक और बीच को स्पेशली याद रखिएगा, क्योंकि घुमाने के लिए कभी कभी सरल तो लगता है और हम जल्दबाजी में उत्तर भी हम तक और बीच को ध्यान में न रखकर उत्तर दे डालते हैं, जो कि गलत हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्थानिक मान तथा जाति मान। ये बहुत गहरा कॉन्सेप्ट है और इससे लगातार खास करके दशमलव संख्याओं का पूछ दिया जाता है, याद रखिएगा। तो सबसे पहले हम स्थानीय मान समझते हैं। किसी संख्या में किसी अंक का स्थान के अनुसार जो मान होता है उसे स्थानिक मान कहते हैं। किसी अंक का स्थान बदलने पर उसका स्थानिक मान भी बदल जाता है। जैसे कि स्थानिक मान बराबर अंक गुणा उसके स्थान का मान। इस उदाहरण से समझेंगे तो मान लो ये संख्या है और संख्या में इसका जैसे कि स्थान कहने का मतलब है, यदि यहाँ आपको दिखाई दे रहा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये 73,45,724 है, जो कि उसके स्थान के आधार पर हम पढ़ना भी सीखते हैं। जैसे कि बच्चों को बड़ी संख्याएं पढ़ने के लिए बोलते हैं तो बच्चा सबसे पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख इस प्रकार वो पढ़ के ही उस संख्या को पढ़ पाता है, बच्चा हो या बड़ा हो। आज भी हम इकाई, दहाई, सैकड़ा पढ़ के ही हम उसे बोलते हैं कि यह जो है 73,45,724 है करके। तो इसमें स्थान का मान, स्थानीय मान हम देख रहे हैं, स्थानिक मान
जो अंक गुणा उसके स्थान का मान होता है। जैसे कि ये 4 कौन से पोजीशन में है, इकाई में, तो इकाई में हमेशा 1 का गुणा होता है, ये देख सकते हैं। फिर दहाई में कितने का गुणा होता है, 10 का गुणा होता है। सैकड़े में 100 का, हज़ार में 1000 का, 10,000 में 10,000 का, 1 लाख में लाख का, लाख में लाख का, और 10 लाखवां स्थान में रहेगा तो 10 लाख का गुणा होगा। ये स्थानीय मान है। वही दूसरा उदाहरण देखें तो 3572 में, तो ये देख सकते हैं कि मान लो ये इकाई का 2 का अंक है यहाँ और ये स्थान है, तो उसका स्थानीय मान है। जैसे 2 का इकाई पोजीशन में है तो उसका स्थानीय मान 2 ही होगा। 7 दहाई स्थान में है तो वो 70 हो जाएगा क्योंकि इसमें 10 का गुणा होगा। 5 जो है सैकड़े के स्थान में है तो 100 का गुणा होने के बाद ये 500 हो जाएगा। 3 हज़ार के स्थान में है तो 3 से 1000 का गुणा होने के बाद ये 3000 हो जाएगा। आइए इसका अब हम देखेंगे जाति मान। तो जाति मान में देखें तो जाति मान क्या होता है, किसी संख्या में किसी अंक का स्वयं का मान ही उसका जाति मान कहलाता है। याद रखिएगा, इसे फेस वैल्यू कहते हैं। जैसे कि स्थानीय मान को प्लेस वैल्यू, ये स्थान पर निर्भर करता है और ये स्थान पर निर्भर नहीं करता, ये फेस पर निर्भर करता है। इसे अंकित मान भी कहते हैं। याद रखिएगा, दूसरा नाम है अंकित मान। अंकित मान या जाति मान या फेस वैल्यू, ये कोई भी स्थान पर हो उसका मान वही रहेगा, यह स्थान पर निर्भर नहीं करता। चाहे अंक किसी भी स्थान पर हो उसका जाति मान वही रहता है। जैसे कि मान लो यहाँ पर 4 का इकाई है 4, तो इसका 4 का तो 4 ही मान होगा, लेकिन 2 दहाई में होते हुए भी 2 का यदि जाति मान पूछा जाएगा तो 2 ही होगा। अर्थात संख्या जो होता है वही होता है, उसका स्थान वाला जो रहता है वो गुणा नहीं होता। जैसे 7 मान लो यह 10 लाखवें स्थान में है तो भी इसका जाति मान 7 ही होगा। वही अगर बात करें तो महत्वपूर्ण चीज़ इसमें याद रखिएगा, शून्य का स्थानीय मान भी शून्य होता है। मान लो ये 10 लाखवें स्थान में रहेगा या 1000वें स्थान में रहेगा तो भी शून्य का स्थानीय मान शून्य रहेगा और शून्य का जाति मान भी शून्य ही होता है। दोनों हमेशा शून्य ही होते हैं, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम इसमें, याद रखिएगा स्थानीय मान और जाति मान में अंतर। तो वही अर्थ की बात करें तो अंक के स्थान के अनुसार मान होता है और अंक का यह स्वयं मान होता है। जाति मान में निर्भरता देखें तो स्थान पर निर्भर करता है। यदि 2 जो है 1000 में है तो 1000 से गुणा करेंगे, वही 2 यदि लाख में पहुंच जाएगा तो लाख उसका, अर्थात वही 2 रहेगा लेकिन उसके स्थान के आधार पर उसका मान बदल जाता है। लेकिन जाति मान वह होता है जो स्थान पर निर्भर नहीं करता, स्थान बदलने पर भी उसका मान वही रहता है। परिवर्तन की बात करें तो स्थान बदलने से बदलते रहता है और यह कभी नहीं बदलता। जैसे कि इस 3572 के एग्जाम्पल से देखें तो 3 जो है 1000 के स्थान में है तो स्थानीय मान 3000 और जाति मान इसका 3 ही होगा। 5 सैकड़े के स्थान में है तो ये 500 हो गया, लेकिन जाति मान वो 5 ही रहेगा। वही 7 का स्थानीय मान की बात करें तो 7 दहाई के स्थान में है तो ये 70 हो जाएगा, जबकि वह जाति मान 7 ही होगा। और इकाई में याद रखिएगा, इकाई एक ऐसा संख्या है जिसका जाति मान और स्थानीय मान दोनों एक ही होता है। जैसे कि इकाई में 2 है तो उसका स्थानीय मान भी 2 ही होगा और जाति मान भी 2 ही होगा। वही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है दशमलव का स्थानीय मान। ये ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि वो तो स्थानीय मान जाति मान हम प्राइमरी लेवल 4वीं-5वीं से पढ़ते आ रहे हैं तो वो ज़्यादा क्लियर होगा। फिर भी क्या है, हम बेसिक चीज़ नहीं जाने रहते हैं तो हमारा जो है कभी कभी सरल क्वेश्चन भी नहीं बन पाता, इसलिए ये बहुत डीपली जानना बहुत जरूरी है। दशमलव के बाएं भाग में सामान्य स्थान होते हैं और दाएं भाग में दशमलव स्थान होते हैं। जैसे कि इधर लेफ्ट साइड जो है सामान्य स्थान होते हैं जो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार होता है, और दशमलव के जो बाद वाले होते हैं राइट साइड होते हैं उसमें दशमलव के जस्ट बाद वाले को 10वां कहा जाता है। फिर उसके बाद सेकंड स्थान वाले को 100वां और तीसरे स्थान वाले को दशमलव के तीसरे स्थान वाले को 1000वां और चौथे स्थान वाले को 10,000वां, फिर लाखवां, इस प्रकार का। जैसे कि यहाँ इसी एक उदाहरण यहाँ पर देख सकते हैं। तो दशमलव यहाँ दिखाई दे रहा है तो दशमलव की इस राइट साइड और लेफ्ट साइड, तो दशमलव के जस्ट इधर लेफ्ट साइड पहले इसको देखेंगे तो ये इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 होगा। लेकिन यदि हम राइट साइड में जाएं तो दशमलव के जस्ट बाद वाला आपका 10वां स्थान, फिर ये 100वां स्थान, फिर ये तीसरे नंबर का 1000वां और चौथे नंबर का जो है 10,000वां, और इधर और 5वें नंबर पर कोई संख्या आता है तो लाखवां, इस प्रकार का हम बोलते हैं। तो इस प्रकार इसका मान भी देखिए
तो ये थोड़ा जूम करने पर ब्लर हो रहा है, तो इसे ध्यान से देखिएगा। तो 7 का स्थानीय मान जो है यहाँ आपका 10,000वें स्थान में है, तो ये तो 70,000, ये तो आप ऊपर इसको अच्छे से देखे हैं। लेकिन यदि ये दशमलव के जस्ट बाद जो 10वां स्थान है, तो 1/10 का, जैसे कि हम दहाई में 10 का गुणा करते थे, तो यहाँ दशमलव के जस्ट बाद वाले में 1/10 का गुणा करेंगे, तो वो हो जाएगा 4/10, और इसे दशमलव में परिवर्तित करेंगे, भाग देंगे, तो ये 0.4 हो जाएगा। वही जस्ट बाद फिर 6वें में पहुँचते हैं, 100वां स्थान, तो 2 अंक के बाद इसमें दशमलव लग जाएगा, इस प्रकार। वही फिर 1000वें स्थान में जाएंगे तो 3 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, 1 2 3, तो ये भाग देने पर 1000 का आपका 0.007 आएगा। और उसी प्रकार ये वैसे 10,000वां हिस्सा में ये 4 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा पीछे की ओर से, तो ये 0.0009, इस प्रकार ये आपका दशमलव स्थान में ये पूछा जाएगा। जब हम इसका MCQ का प्रैक्टिस करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी हम इसका केवल कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। आइए इसे हम इस तरीके से भी समझें, तो इसे देखें, जाति मान इधर और इधर स्थानीय मान, तो इसमें जो है ये देख सकते हैं, इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से। जाति मान में क्या होता है, उसका मान नहीं बदलता, 2 का जाति मान जो है 2 ही होता है, 7 का 7 ही, 5 का 5 ही, और 3 का 3 ही। लेकिन स्थानीय मान की बात करें तो स्थानीय मान में इधर दशमलव वाला स्थान 4 को देख सकते हैं, ये जस्ट दशमलव के बाद है, जो 10वां स्थान है, 4 गुणा 10 करेंगे तो ये 0.4। याद रखिएगा, किसी भी संख्या में यदि जितने जीरो वाले संख्या का भाग देते हैं, जैसे कि इसमें 10 का भाग देंगे, तो पीछे की ओर से 1 जीरो है, तो 1 अंक के बाद दशमलव लगाएगा ये। वही इसी में 5 में यदि हम 100 का भाग देते हैं, तो 5 को गिनते हुए 1 और इसमें 0 लगा देंगे, तो ये 0.05 हो जाएगा। वही यदि मान लो 5 में 1000 का भाग देते हैं, तो 1 2 3 शून्य है, तो 5 को गिनते हुए यहाँ पर यहाँ दशमलव लग जाएगा, तो 5/1000 में 0.005। तो इसी कॉन्सेप्ट में ये जो है 7 जो है 1000वें स्थान में है, तो 0.007, वही 10,000वें स्थान में 0.009, इस प्रकार है। तो निश्चित रूप से हमने जो आपके सिलेबस को देख सकते हैं, निश्चित रूप से मंडी उप निरीक्षक में भी और आपका सहायक शिक्षक भर्ती के सिलेबस में भी यही सब जो है आपका नंबर सिस्टम में संख्याएं में शामिल है। सम विषम संख्याएं, भाज्य अभाज्य संख्याएं और स्थानीय मान, जाति मान। निश्चित रूप से ये इसका कॉन्सेप्ट है। आने वाले वीडियो में इसका जो है MCQ करेंगे, याद रखिएगा। चलिए, इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।